चलिए शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात दिल्ली से आई खबर की। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया। इस बड़े तोहफे को खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने लोगों को दिया। असल में दिल्ली कैबिनेट ने महिला सम्मान योजना को पास किया है। जाहिर सी बात है, चुनाव करीब है और तैयारी में कोई कसर रह ना जाए, इसके लिए हर आजमाइश की जा रही है। अब महिलाओं को दिल्ली में हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और इतना ही नहीं, चुनाव जीतने पर हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से हमारे संवाददाता नवीन निशान ने बातचीत की है, आपको वो भी दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज महिला सम्मान राशि की दिल्ली में घोषणा की है। हालांकि दिल्ली कैबिनेट की जब आज सुबह बैठक हुई तो 1000 रुपए के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोबारा सरकार बनने के बाद 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कैबिनेट में 1000 रुपए पास हुए कि 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए कर दिए। देखिए, मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हर महिला के खाते में 1000 रुपए हर महीने आएंगे। अगर इन लोगों ने, हमारे विरोधियों ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रच के उनको जेल में नहीं डाला होता तो अब तक तो कई किश्तें दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ गई होती। लेकिन जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करी, हमारा मार्गदर्शन किया और आज 1000 रुपए महीने वाला वादा पूरा करके दिखा दिया। लेकिन इस दौरान कई महिलाएं उनके पास आईं और कहा कि इस महंगाई के दौर में 1000 रुपए कम पड़ेंगे, उनको ज्यादा पैसे की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं की हर समस्या का समाधान करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने वादा किया है कि जब फिर से सरकार बनेगी, इस सम्मान राशि को 1000 रुपए से बढ़ा के 2100 रुपए किया जाएगा और हर महिला को 2100 रुपए महीने उनके खाते में मिलेंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं पूछ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, पैसे कब से अकाउंट में आने शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन तो मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाना चाहिए। 1000 रुपए तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएंगे, शायद चुनाव से पहले भी आ जाएं या चुनाव के तुरंत बाद। और 2100 रुपए की किश्त फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद जल्द ही महिलाओं के खाते में आएगी। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो राजकोषीय घाटा है वो इससे बढ़ेगा, जो बजट है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है दिल्ली का। भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगा रही है। 22 राज्यों में उनकी सरकार चलती है, हर राज्य में घाटे की सरकार चलाते हैं। दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो मुनाफे में जिसका बजट है। जब हम सरकार में आए थे, जब अरविंद केजरीवाल 2015 में मुख्यमंत्री बने थे, तब दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ होता था। 10 साल में इसको 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा के 77,000 करोड़ पे आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया है। आप मुझे देश में कोई एक ऐसा राज्य दिखा दीजिए जिसने 10 साल में अपने बजट को 2.5 गुना बढ़ा लिया हो। इस योजना को लेकर लोगों से अरविंद केजरीवाल ने भी बातचीत की, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का झांसी, क्या झांसी में जो कुछ हुआ, जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वहां के हालात और वहां की तस्वीर क्या बयां करती है। उत्तर प्रदेश के झांसी में शहर काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी को उग्र भीड़ ने एनआईए के हिरासत से छुड़ा लिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एनआईए ने यूपी एटीएस के साथ विदेशी फंडिंग मामले में बुधवार रात 2:30 बजे सुपर कॉलोनी में मुफ्ती के घर छापा मारा। टीम ने 8 घंटे तक घर में तलाशी ली, पूछताछ की। गुरुवार सुबह जब मुफ्ती को हिरासत में लेकर टीम घर से निकलने लगी तो समर्थकों ने विरोध शुरू किया। समर्थक कौन रहे होंगे आप समझ सकते हैं। टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती के समर्थक बहस करने पर आमादा हो गए। माहौल उग्र होने लगा, तनाव बढ़ने लगा और देखते ही देखते 200 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई।
ये भीड़ कैसे जमा की जाती है अभी हाल ही में आपने संभल में देखा था, और अब झांसी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। लेकिन यहां झांसी में कुछ अलग था। 200 से अधिक लोगों की जो भीड़ जमा हुई, इसमें ज्यादातर महिलाएं थी जो उस मुफ्ती को प्रोटेक्ट कर रही थी, और इन्हीं लोगों ने मुफ्ती को वहां से निकाल लिया, चुरा लिया, और एनआईए को खदेड़ने की कोशिश हुई। इस बीच झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, लेकिन लोग मुफ्ती को आखिरकार खींचकर अपने साथ ले ही गए। मामले की इंक्वायरी एनआईए कर रही है। फिर भी मॉब जस्टिस चल रहा है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अलीगोल खिड़की के पास सलीमबाग की है। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों और परिवार के लोगों को समझाया गया, फिर स्वाभिमानी और पुलिस को इसमें 3 घंटे का वक्त लग गया। सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई, और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा, और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया, और बिल्कुल गिरफ्त के साथ कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने, और किताबें देखते रहे, किताबें देखी। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है, तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात है, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है, तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कॉन्टेक्ट करते हैं। यानी कि जो मॉब यहां जमा हुई एनआई की कस्टडी से मुफ्ती को छुड़ाने के लिए, उन लोगों को इस देश के जुडिशियल सिस्टम से कोई भरोसा नहीं है, और एनआईए से छुड़ाकर, एटीएस से छुड़ाकर वो अपने शख्स को ले गए। बताया जाता है कि जिस सुपर कॉलोनी में मुफ्ती का घर है वो इलाका मुस्लिम बहुल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एनआईए टीम जब मुफ्ती को लेकर जाने लगी तो मस्जिद से अनाउंसमेंट करके भीड़ को बुलाया गया। इसके बाद अचानक बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच गईं। एनआईए की हिरासत से छुड़ाकर भीड़ मुफ्ती खालिद को उनके घर से 50 मीटर दूर बनी फातिमा मस्जिद में ले गई। मुफ्ती को अंदर सेफ कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया, और 200 की संख्या में महिलाएं और पुरुष मस्जिद के बाहर खड़े हो गए। भीड़ को देखकर एनआईए और यूपी एटीएस की टीम वहां से हट गई। एनआईए सूत्रों ने बताया है कि मुफ्ती के घर विदेशी फंडिंग के मामले में छापा मारा गया। मुफ्ती खालिद मदरसे में पढ़ाने के साथ ही विदेशी बच्चों को दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा देते हैं। वो उर्दू और अरबी पढ़ाते हैं, और विदेशी फंडिंग मामले में एनआईए जांच कर रही है। इसे लेकर मुफ्ती को पहले इनपुट मिल गया था। इसके बाद टीम ने वहां छापेमारी की। मुफ्ती खालिद झांसी शहर के काजी सावेर अंसारी के भतीजे हैं। ऐसे में वहां के समुदाय में इस शख्स की अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन कैसे यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मॉब जस्टिस का इस्तेमाल किया गया, यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने आपको यह खबर दिखाई और आपके सामने रखी। आगे बढ़ते इस खबर में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। 1991 वर्शिप एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है, दहलीज पर है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से ही काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में ईदगाह का मामला कोर्ट में है, तो अचानक देश भर के इतिहास की किताबें पढ़ी जाने लगी। बड़ी बात यह है कि ये किताबें दोनों तरफ से पढ़ी जा रही हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि इन तीनों के अलावा कई मस्जिदों पर मंदिरों के दावे ठोक दिए गए, जिसमें संभल की जामा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, अजमेर में दरगाह शरीफ शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ यूपी कॉलेज में अपनी जमीन, मुंबई में समंदर किनारे ईसाइयों की बस्ती पर अपने कब्जे की मांग के लिए कागज भेजने लगा है। बड़ी बात यह है कि मस्जिदों के मामले तो कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए हैं, लेकिन वक्फ के मामले में कोई कोर्ट नहीं होता, सुनवाई भी नहीं हो सकती। बहरहाल इन विवादों का अंत क्या है और इन मामलों में कितना दम है, इसे लेकर बहस जारी है।
दोनों पक्षों के वकील अपने अपने तर्क गिना रहे हैं, लेकिन इस बीच यह मामला अब देश की सुप्रीम अदालत में है, खासकर मस्जिदों पर मंदिरों के दावे का, जो कि वर्शिप एक्ट के तहत सुना जाना है। देश में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दें, निचली अदालतें खासकर, और न ही सर्वे का आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक्ट के खिलाफ सीपीआई-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी, शरद पवार, आरजेडी, एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई है। बेंच ने कहा, हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियां और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें 10 मस्जिद से जुड़े हुए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, जब तक केंद्र जवाब दाखिल नहीं करता है, हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना, जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था, उसको रिस्टोर किया जाए। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं कि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, काली कोर्ट में हूं, तो मैं वकील जैसा दिखता हूं। मैं अगर हॉस्पिटल में जाके सफेद कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूं तो मैं इंस्पेक्टर या कप्तान जैसा दिखूंगा। मैं अगर तिलक लगा लूं तो मैं हिंदू दिखूंगा। मैं टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम दिखूंगा। मैं साफा पहन लूं तो मैं सिख दिखूंगा। मैं क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन दिखूंगा। तो मेरी पहचान बदल सकती है, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये आपको ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा। कैरेक्टर जानने के लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा ये कहना है कि ढांचा देख के आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। आपको ढांचे के सर्वे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका ऊपर का जो गुंबद है वो बदला गया कि नींव के साथ ही बना हुआ था। और एक बात और, कोई भी कानून बना के आप कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ अजमेर दरगाह का मामला अभी भी गरमाया हुआ है। इसे लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संविधान सुरक्षा आंदोलन के राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर राजरतन अंबेडकर ने कहा कि मस्जिदों और दरगाह का इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है तो फिर मंदिरों का भी होना चाहिए। 17 को जयपुर में पीएम नरेंद्र मोदी दरगाह को लेकर क्या जवाब देते हैं, इसका इंतजार है। प्रोफेसर राजरतन बुधवार को दरगाह जियारत के बाद मीडिया से मुखातिब भी थे। वो एसडीपीआई पदाधिकारियों के साथ अंजुमन सयादगन पदाधिकारियों से मिले। संगठन 16 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेगा। पार्टी की महासचिव यास्मीन फारूकी, प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन, अंजुमन सचिव सैयद सरवर चिश्ती और उपाध्यक्ष सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती भी इस दरमियान मौजूद हैं। लोग आज जो यहाँ आए हैं वो हकीकत तो यह है कि तकलीफ दे बात है कि जो दरगाह पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इबादत की तरह एक मुकद्दस चीज थी, और सूफी साहब जो यहाँ के हैं वो मतलब पूरी दुनिया के लिए अल्फाज नहीं है इस वक्त ये कहने के लिए कि कितना गलत माहौल पैदा किया गया है पूरे इंडिया में कि आपने एक पेट्रिशन डाली है दरगाह के लिए कि इसको खोद दिया जाए। तो मेरे ख्याल से तो अब बाकी सब तो काम खत्म कर दें, नौकरियों के और बाकी सारी चीजों के जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चल रही हैं, जॉब्स की, भूखमरी की और बच्चों की परवरिश की, वो सब छोड़ के अब सिर्फ हम मंदिर मस्जिद दरगाहें खोदने लगे और उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छी मजदूरियां मिल जाया करेंगी लोगों को। जाहिर सी बात है ये मामले ऐसे हैं जिन पर देश में खूब सियासत हो रही है और इस सियासत के घेरे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं और हर पार्टी अपने हिसाब से खुद की राजनीति को सूट करने वाले बयान दे रही है। एक तरफ से इन मामलों को लेकर जहां बीजेपी सबके निशाने पर है तो वहीं बीजेपी की अपनी दलील है। तो नेताओं का और पार्टियों का क्या कहना है वो सुनते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, उस सुनवाई में हमें कुछ नहीं कहना है।
कोर्ट के दायरे में है। कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। किस दिशा में आप देश को लेके जाना चाहते हो? तो हम यही चाहते थे ना कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, हर इंसान को अपना प्रैक्टिस करने का रिलीजन अधिकार है, वो सारी चीजों का सम्मान हो। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को सबको मानना चाहिए, ये हमारा बोलना था। और कोर्ट ने आज जो आदेश पास किया है, आगे देखते मैटर सब जुडिस है, ज्यादा उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन हमको यकीन है कि कोर्ट जो भी फैसला करेगी सोच समझ के, देश की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, देश के माहौल को मद्देनजर रखते हुए हमको यकीन है फैसला इंशाल्लाह आएगा। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हम ये समझते हैं कि इससे सबने ही एक बहुत राहत की सांस ली है, और बार बार खुसूसन जो मसाजिद और दरगाहों के सिलसिले में सर्वे के ऑर्डर आ रहे थे, उससे लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही थी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और ज्यादा मजबूती फराहम करेगी, और ये ऐसा करना अपने मुल्क की कम्युनल हारमनी और गंगा जमनी तहजीब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और फायदेमंद है। लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है 1991 वाला, आइए आपको बताते हैं। पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों का स्वरूप इसमें वैसा ही रहने की बात कही गई है जैसा 15 अगस्त 1947 तक था। उन पर विवाद के संबंध में अदालत में कोई मुकदमा या कार्रवाई नहीं होगी। 1991 में एक्ट के लागू होते वक्त चल रहे सभी मुकदमे खत्म कर दिए गए। सिर्फ राम मंदिर वाले मैटर को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट रखा गया, यानी कि इस एक्ट में राम मंदिर विवाद नहीं शामिल होगा। वर्शिप एक्ट के खिलाफ हिंदू पक्ष की दलील क्या है? वर्शिप एक्ट पूजा स्थलों का 15 अगस्त 1947 से उनका मौजूदा स्वरूप बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाने वाला है। इससे जुडिशियल रेमेडी का अधिकार खत्म होता है, जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। एक्ट की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है, जो कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के पूजा स्थलों, तीर्थ स्थलों के वापस लेने के अधिकार को रोकने वाला कानून है। जबकि वक्फ एक्ट की धारा 107 इजाजत देने वाली है कि जो संविधान की धर्म निरपेक्षता और कानून के शासन सिद्धांतों का उल्लंघन है। 3 मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन इसे कहा जा रहा है। इसके तहत सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसरण, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। एक्ट हिंदुओं को, जैनियों को, बौद्धों को, सिखों को ये हक देता है, लेकिन अब यह हक छीना जा रहा है 1991 वर्शिप एक्ट के तहत। यह हर धार्मिक समुदाय को उनके पूजा स्थलों और तीर्थ यात्राओं के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन करने का अधिकार देता है। एक्ट से धार्मिक संपत्तियां, साथ ही साथ दूसरों के स्वामित्व अधिग्रहण से वंचित पूजा स्थलों, तीर्थ यात्राओं और देवता से जुड़ी संपत्ति वापस लेने का हक छीन रहा है। अनुच्छेद 29 क्या है? ये सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने, बढ़ावा देने का अधिकार देता है। इन समुदायों के सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पूजा स्थलों, तीर्थ स्थलों को वापस लेने का अधिकार भी 1991 का वर्शिप एक्ट छीनता है। ये सारे पेच इसमें बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन एक बहुत जरूरी खबर मैं आपको जाते जाते बताता हूं। बेंगलुरु पुलिस के जौनपुर पहुंचने से पहले सुसाइड करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सास और साला घर छोड़कर भाग गए। कहानी अतुल सुभाष की है, जिसने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। न्याय व्यवस्था पर सवाल उठे और इसलिए कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि जौनपुर पहुंचने से पहले सुसाइड करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सास और साला घर पर है ही नहीं। देर रात तक 12 बजे इंजीनियर के ससुराल वाले के घर के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा रहा। जैसे ही मीडिया कर्मी वहां से हटे, बुधवार रात 1:30 बजे सास निशा और साला अनुराग सिंघानिया ने घर पर ताला लगा दिया। गली से भागते हुए सास मेन सड़क पर पहुंची, बेटा बाइक लेकर वहां खड़ा हुआ था। इसके बाद मां बेटे मौके से फरार हो गए। कहां गए, कहां हैं, यह फिलहाल पता नहीं चल पाया है। असल में बेंगलुरु पुलिस जांच के सिलसिले में जौनपुर पहुंची थी। इत्तेफाक से नहीं, लेकिन नहीं आई। जानकारी के मुताबिक अब पुलिस आज पहुंचेगी।
इधर मां बेटे के भागते समय का वीडियो सामने आ गया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें सास मीडिया कर्मियों के सामने हाथ जोड़ रही हैं। मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि कहां जा रही हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अतुल सुभाष की ससुराल जौनपुर शहर के पौष इलाके रुहट्टा में है। 3 मंजिला बिल्डिंग में ससुराल वाले रहते हैं। मीडिया कर्मी को देखकर अतुल सुभाष की सास हाथ जोड़ने लगी। अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के उनके फ्लैट में मिला था। इस मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम शामिल किया गया है। बेंगलुरु की कंपनी में बतौर एआई इंजीनियर काम कर रहे अतुल सुभाष मोदी ने खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड से पहले तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में अतुल ने बताया कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूं उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। मेरे टैक्स से मिलने वाले पैसे से कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे, मेरे परिवार और अच्छे लोगों को परेशान करेगा, इसलिए वैल्यू की सप्लाई खत्म हो जानी चाहिए। अतुल की शिकायतों से साफ है कि ये शिकायतें किससे थी, लेकिन कई लोग तो सुसाइड से पहले अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाते। एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि आत्महत्या करने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कहीं ज्यादा है। 2 दशक के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सुसाइड करने वाले हर 10 में से 6 या 7 पुरुष होते हैं। 2001 से 2022 के दौरान हर साल आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या 40 से 48 हजार के बीच रही, जबकि इसी दौरान सुसाइड करने वाले पुरुषों की संख्या 66,000 से बढ़कर 1 लाख के पार चली गई। 2022 में 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 1,22,000 से ज्यादा पुरुष थे। यानी हर दिन औसतन 336 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। इस हिसाब से हर 4.5 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में हर 1 लाख मर्दों में से 12.6 यानी कि 12.5 की औसत से मर्द सुसाइड करके अपनी जान दे देते हैं, जबकि वहीं 1 लाख में महिलाओं में यह दर लगभग 5.5 की है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 30 से 45 साल की उम्र के लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं। इसके बाद 18 से 30 और फिर 45 से 60 साल की उम्र के लोगों में सुसाइड के मामले ज्यादा आते हैं। पिछले साल 30 से 45 साल की उम्र के 54,351 लोगों ने आत्महत्या की थी। इसमें लगभग 77% पुरुष ही थे। इस तरह 18 से 30 साल की उम्र के 59,108 लोगों ने सुसाइड की, जिसमें 65% पुरुष थे। वहीं 45 से 60 साल की उम्र के आत्महत्या करने वाले 31,921 लोगों में से 82% ज्यादा पुरुष शामिल थे। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर लोग शादीशुदा होते हैं। पिछले साल 1,14,485 शादीशुदा लोगों ने सुसाइड की। इनमें करीब 74% पुरुष थे। कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं जो बताते हैं कि किस तरह आदमियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। साल 2022 का आंकड़ा आप देखेंगे तो पुरुष के जो मामले सामने आए 1,22,724, जबकि महिलाएं 48,712। इसी तरह से साल 2021 में 1,18,989 पुरुष, जबकि 45,026 महिलाएं। साल 2020 में 1,08,000 पुरुष तो जब 44,498 महिलाएं। 2019 में 97,613 पुरुष, 41,493 महिलाएं। 2018 में 92,114 पुरुष तो 42,391 महिलाओं ने खुदकुशी की। यह रिपोर्ट दर्ज की गई। 2 बातें हैं। एक तो पुरुषों में आत्महत्या की दर ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि साल दर साल ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है और कुछ ही साल में ये लगभग 1.5 गुनी तक पहुंच गई है। चिंता की बात है। वक्त एक ब्रेक का है। इंडिया प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। हेलो बेटा। पापा आप कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।